वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कलर्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। सो नाउ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें सभी ट्रांजिशन मेटल्स के ही कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है। आर कलर्ड, ठीक है, शो कलर्स, बट वाई? क्योंकि ये विजिबल रीजन में से रेडिएशंस को अपने में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाती है वो तो यहाँ पर उसके साथ तो इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हो जाएगा, और जो रेडिएशन बाकी की ट्रांसमिट होती है वो रंग हमें इन कॉम्प्लेक्सेस का शो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दीज अब्जॉर्ब सर्टन रेडिएशंस फ्रॉम द विजिबल रीजन। ठीक है। दीज अब्जॉर्ब सर्टन रेडिएशंस फ्रॉम विजिबल रीजन। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये विजिबल रीजन, जिन रंगों को हम देख सकते हैं, ठीक है, विबग्योर में जो होते हैं रंग, दैट इज कॉल्ड द विजिबल रीजन। विबग्योर is called the visible region. ठीक है। These absorb radiation from the visible region and the transmitted light is appeared as its color. ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो रेडिएशन या जो इनमें से रंग अकॉर्डिंग टू सर्टन वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके अलावा जो रेडिएशन बचेगी वो हमें इसका रंग दिखाई देगा। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। नाउ अब ये जो रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है ये क्यों होती है? क्योंकि हमने रीड किया है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के साथ डी ऑर्बिटल्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सेट ऑफ द लो एनर्जी एंड सेट ऑफ हाई एनर्जी। तो डी इलेक्ट्रॉन्स सेट ऑफ द लो एनर्जी ऑर्बिटल्स से टू हायर एनर्जी पर एक्साइट हो जाते हैं। So by absorbing the light, ठीक है, electrons get raised to या फिर jump to raised, electrons get raised from lower energy orbitals to higher energy orbitals। ठीक है, to higher energy orbitals। इसकी हम एग्जाम्पल भी बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ठीक है। तो उनमें जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसी के ही कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ यहाँ पर अब्जॉर्ब होगी। ठीक है। सो कौन सी वेवलेंथ इसमें अब्जॉर्ब होती है? वेवलेंथ कोरेस्पॉन्ड टू द एनर्जी डिफरेंस। जो एनर्जी में डिफरेंस रहा होगा इन दोनों ऑर्बिटल्स में, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है कि विजिबल रीजन में से रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगे, जो रेडिएशन वहाँ से ट्रांसमिट होगी वो रंग इस कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा। और जो रेडिएशन अब्जॉर्ब की गई है उसके साथ क्या हुआ या फिर वो क्यों अब्जॉर्ब हुई? क्योंकि वहाँ पर टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी। डी ऑर्बिटल के ही दो पार्ट होते हैं, दैट इज ड्यू टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रेज हो जाते हैं। तो कौन सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कि इस लो एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं और जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। ठीक है। तो इसकी एक जस्ट एग्जांपल करते हैं सिंपल सी। तो हमारे पास है कंपाउंड टाइटेनियम के साथ है H2O6 विद चार्ज +3। ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोल्व करेंगे तो आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रिमूव हैं, सो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सो नाउ इसमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, सो दीज आर द लो एनर्जी ऑर्बिटल्स and these are the
सेट ऑफ हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। अभी D1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है, जब ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, हम H न्यू के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एक्साइट होकर ऊपर जाता है। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड T2G एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड EG, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली वीडियोस में रीड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वीडियो को नहीं देखा है पहले, उसे देखें तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, T2G1 उसमें है एक इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर क्या बनेगी EG1। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है। नाउ अब जो रेडिएशन यहाँ पर अब्जॉर्ब हो गई इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्साइट करवाने के लिए, उसके अलावा जो रंग यहाँ पर रिमेनिंग होंगे वो सभी ट्रांसमिटेड हो जाएगी लाइट, और वही हमें कलर अपीयर होगा। तो इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि जो वेवलेंथ यहाँ पर अब्जॉर्ब होती है दैट इज़ द 510 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ यहाँ पर अब्जॉर्ब हुई है। तो इस वेवलेंथ के कोरेस्पोंडिंग हम इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस है वो सोल्व कर सकते हैं। तो वो हम पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वेवलेंथ हुई है अब्जॉर्ब, तो हमने अगर एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ Hc बाय वेवलेंथ, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। तो इसको अगर हम यूज़ कर यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू सोल्व करते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.9 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। सो फॉर 1 मोल, अगर हम 1 मोल के लिए इसे सोल्व कर लें, सो दैट इज इक्वल्स टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो हमने CFSC रीड की थी, डेल O, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो इस एनर्जी को हम यहाँ पर करवा देंगे मल्टीप्लाई विद द 1 मोल की वैल्यू, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो वहाँ से हमें इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। सो मतलब हम एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर अगर हमें वेवलेंथ के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम उससे आगे की सोल्विंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने अब क्या किया कि इसकी वेवलेंथ से इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सोल्व कर ली है। तो ऐसे हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, ठीक है, जो इसकी एक एप्लीकेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। सो ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर देख सकते हैं। सो नाउ अगर यहाँ पर जुड़े हों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है, अगर जहाँ पर जुड़े हों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हाई रहेगी, ठीक है ना। सो अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो मतलब एनर्जी जो हमें एक्साइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को करवाने के लिए उसकी वैल्यू भी हाई बन जाएगी, ठीक है ना। सो विच मीन्स दैट E इज इक्वल्स टू Hc लैम्डा इज लार्ज, इसकी वैल्यू भी होगी लार्ज, बट विच इम्प्लाइज दैट वेवलेंथ क्या होगी फिर स्मॉल, सो डेल इज स्मॉल। सो मतलब अगर हो गए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स तो हमें स्मॉल वेवलेंथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि विजिबल रीजन में से स्मॉल वेवलेंथ्स ही अब्जॉर्ब होंगी, जो कि विबग्योर में से V, I और B की साइड पर होती हैं। स्मॉल वेवलेंथ्स यहाँ पर अब्जॉर्ब होगी। इसी के ऑपोजिट अगर हम यहाँ पर देखें, अगर होगा यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड तो क्या होगा, तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम यहाँ पर सोल्व कर देखेंगे तो हमारी CFSC बन जाएगी लो, जिसके साथ E की वैल्यू भी बन जाएगी लो, और हमारी वेवलेंथ यहाँ पर हायर यूज होगी। सो वेवलेंथ इज लार्ज। सो मतलब अगर हुए वीक फील्ड लिगेंड तो वेवलेंथ होगी लार्ज, अगर हुए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी स्मॉल। एग्जाम में वेवलेंथ्स के ऑर्डर भी पूछे जाते हैं, बहुत बार ये प्रॉब्लम आपको पूछी गई है कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जो हमने पिछली वीडियो में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को रीड किया था, ठीक है, उसको आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, मान लीजिए CO H2O आउट 6, चार्ज है यहाँ पर 3 पॉजिटिव, और दूसरी तरफ है CO CN आउट 6 और चार्ज है हमारा 3 नेगेटिव। अब आपको ये देखना है कि इनमें से
किस कॉम्प्लेक्स में वेवलेंथ है वो स्मॉल अब्जॉर्ब होगी और कौन से कॉम्प्लेक्स में वेवलेंथ है वो यहाँ पर लार्ज अब्जॉर्ब होगी। तो सिंपल सी बात है, ये जो है ये है वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग में वेवलेंथ रहेगी स्मॉल, सो डेल इज स्मॉल, एंड वीक फील्ड में क्या रहेगी, डेल इज लार्ज। ठीक है, तो इसके साथ आपका कोई भी एमसीक्यू, कोई भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन ईजिली हो सकता है। सिर्फ आपको क्या याद रखनी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पिछली क्लास में रीड की थी, प्लीज़ उसे नोट डाउन करें, बार बार उसे आपको रिटर्न में याद कर कर एक्सप्लेन करना है, तो आपकी अच्छे से वो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल जो आयन है उसके साथ जुड़े होंगे, कॉम्प्लेक्स का रंग भी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हुए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो वो स्मॉल वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब करेंगे तो डिफरेंट कलर शो होगा। सेम सेंट्रल मेटल जो आयन है, सेम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट इस बार यहाँ पर जुड़े हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, जिसके कारण के वो लार्ज वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा और उसका डिफरेंट यहाँ पर कलर शो होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन दिस सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो मेटल आयन है एंड जो लिगेंड्स हैं उनमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो मतलब स्टेबिलिटी इन द सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मेटल आयन और लिगेंड्स में कितनी एसोसिएशन हुई है वहां से हमें इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है, और वहां पर इनमें एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, और हम उस इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सोल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर 2 पॉजिटिव, जो कि हमारा सेंट्रल मेटल यहाँ पर आयन होगा, उसके साथ जुड़ रहे हैं अमोनिया लिगेंड्स, तो इन दोनों में यहाँ पर बन चुका है एक इक्विलिब्रियम इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में और साथ में इस सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स में। अब इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज इसकी कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड में जाएगी इन दोनों की कंसंट्रेशन, Cu2 पॉजिटिव एंड अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज टू पावर करेंगे हम 4। नाउ दिस इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसे इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू से ही हमें एसोसिएशन के बारे में जानकारी मिलती है। जितनी इसकी वैल्यू यहाँ पर हायर होगी उतना ही ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हुआ होगा। सो Ks की वैल्यू जितनी लार्ज होगी उतना ही हमारा स्टेबल होगा कंपाउंड। ठीक है, स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इन द सॉल्यूशन हमें किस चीज़ से पता चलती है कि हमारे कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कितनी है एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स में कितनी एसोसिएशन हो सकती है, वो कितना आपस में जुड़े रहते हैं। सो अगर हम इसकी एक जर्नल फॉर्म में इसे चेंज करें और बाद में हम इसकी इस पूरी प्रोसेस को स्टेप वाइज बनाकर देखें तो हमें वहाँ से मिलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। पहले उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्नल रिएक्शन। तो हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन है। जर्नल रिएक्शन इज द सेंट्रल मेटल एटम M प्लस 4 लिगेंड्स और इनमें इक्विलिब्रियम बन रहा है Ml4। ये हमारा बन रहा है कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से अगर हम सोल्व करें स्टेबिलिटी कांस्टेंट को तो वो क्या बनेगा, Ml4 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय M की कंसंट्रेशन
इंटू एल रेज टू पावर 4, ठीक है। सो नाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द स्टेप्स, ठीक है, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द स्टेप्स। सो स्टेप्स इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल जो एटम होगा उसके साथ जुड़ेगा वन लिगेंड मॉलिक्यूल, सिर्फ एक जुड़ेगा तो वो बन जाएगा Ml, ठीक है। अब इसके साथ अब Ml के साथ जुड़ेगा दूसरा लिगेंड मॉलिक्यूल, तो वहां से क्या बन जाएगा Ml2। नाउ थर्ड में Ml2 के साथ एक और जुड़ जाएगा, देन इट बिकम्स द Ml3, एंड Ml3 के साथ एक और जुड़ जाएगा, देन इट बिकम्स द Ml4। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इन सभी 4 स्टेप्स में इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को सोल्व कर कर देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा K1। तो इसमें Ml की कंसंट्रेशन रखेंगे ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर रखते हैं, रेक्टेंट्स की रखेंगे डिवाइड में, ठीक है। सिमिलरली K2, यहाँ पर Ml2 की कंसंट्रेशन ऊपर और Ml इंटू एल की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली K3, Ml3 की कंसंट्रेशन ऊपर और Ml2 इंटू एल की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली K4 दैट इज Ml4 की कंसंट्रेशन रखेंगे ऊपर एंड Ml3 एंड एल की कंसंट्रेशन हम रखेंगे नीचे, ठीक है। अगर आप लोग अब इन सभी कांस्टेंट को यहाँ से ध्यान से देखें, अगर हम इन सभी को करवा देंगे मल्टीप्लाई K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, देन इट गिव्स अस द सेम टू सेम दिस वन आंसर। मतलब ओवरऑल जो हमारा यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इन सभी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हमें मिल जाता है। सो K1, K2, K3, K4 आर कॉल्ड द stepwise stability constants and this is called the overall stability constant। overall stability constant की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने न्यू सिंबल यहाँ पर यूज़ किया है, दैट इज़ द बीटा। यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं, हम यहाँ पर बीटा 4 लिख देते हैं, जितने स्टेप्स होंगे आप उतना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इनके अराउंड यूज़ कर लें लॉगरिथम को, सो दिस गिव्स अस द लॉग ऑफ बीटा, जनरली हम इसे यहाँ पर बीटा लिख सकते हैं। 4 तो जस्ट स्टेप्स को बताता है कितने स्टेप्स हैं। तो जितनी टर्म्स होती हैं प्रोडक्ट में उन सभी का लॉगरिथम अलग अलग हो जाता है। log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, ठीक है। सो इन द सोल्यूशन फॉर्म log बीटा, दिस इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को देखने के लिए आइदर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं, यही सेम बीटा है हमारा, यही बीटा है, ठीक है, Ks इज बीटा। सो या तो इसकी वैल्यू, और इससे भी अच्छा जो है वो क्या है कि हम log बीटा की वैल्यू को यूज करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम इनकी देखते हैं जिनकी log बीटा की वैल्यूज हमारे पास हों और हम उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर कर सकें। सो ये 2 है हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस, ये है कॉपर विद अमोनिया और ये है हमारा CD यानी कि कैडमियम विद अमोनिया। इन दोनों के लिए log बीटा की वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली सोल्व की गई हैं। इसके लिए वैल्यू आती है 11.9 और इसके लिए वैल्यू ये सोल्व होकर आती है 7.0। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू हायर है यानी कि ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस वन। इसीलिए जब H2S को पास करवाया जाता है इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस में से तो CD अपने प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है, बट कॉपर के प्रेसिपिटेट बिल्कुल नहीं बनते क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी लो है देन दिस वन, इसलिए ये जल्दी अपने प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। और आल्सो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि हम अगर कंपेयर करें Ag के साथ NH3 जुड़े हों, ठीक है, विद चार्ज +1, या फिर Ag के साथ जुड़ा हो CnO2 विद चार्ज -, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए K की वैल्यू हमारे पास हायर रहती है
और इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू लो रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁻18, वेरी वेरी लार्जर देन दिस वन। इसका रीज़न क्या है कि CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसी के कारण इसके कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा स्टेबल बनते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल सोल्व करें, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, सो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द 1 बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का हमें रेसिप्रोकल कर देना है। और अगर आप लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि के जो कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था फॉर द एसोसिएशन रिएक्शन, उसका रेसिप्रोकल सोल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका डेसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, कि वो कॉम्प्लेक्स कितनी जल्दी ब्रेक होगा, डेसोसिएशन कांस्टेंट। सो डेसोसिएशन कांस्टेंट इज कॉल्ड हियर इज द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर करती है डिपेंड, वो आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, तो सबसे पहला यहां पर क्या फैक्टर होगा कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है या फिर एटम है, ठीक है, मोस्टली आयन है, उसका साइज हो छोटा और उस पर चार्ज हो यहां पर हाई। ठीक है, सो चार्ज शुड बी हाई एंड साइज शुड बी स्मॉल। ठीक है, सो जिसके कारण चार्ज बाय साइज रेशो हमारा काफ़ी हाई हो जाएगा फॉर मेटल आयन। ठीक है, तो उतना ही स्टेबल हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर होगा Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल होंगे देन Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा आ गया है देन दिस वन। ठीक है, और आल्सो अगर हम सेम चार्जेस में साइज की यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक यहाँ पर ऑर्डर मिलता है, जैसे कि Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको इन सभी को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग अरेंज कर सकते हैं। Fe2 पॉजिटिव, देन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ठीक है, देन देयर इज ए निकल 2 पॉजिटिव, देन देयर इज ए कॉपर 2 पॉजिटिव एंड एट द लास्ट जिंक 2 पॉजिटिव। अब देखिए इनका साइज अगर आप इस ओर जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इनका साइज इस ओर डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिंक, उससे कम कॉपर, फिर निकल, फिर कोबाल्ट, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर Mn2 पॉजिटिव। बट फॉर द सेम चार्ज, सब पर सेम चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिंक 2 पॉजिटिव, देन इन सभी के इनसे लो स्टेबिलिटी के होंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। और आल्सो अगर यहाँ पर चिलेट इफेक्ट हुआ, ठीक है, सो सेकंड पॉइंट क्या है, चिलेशन। ठीक है, चिलेशन क्या होती है, जब कोई डाई और पॉलीडेंटेट लाइगेंड जुड़ा हो, ठीक है, तो उसके साथ भी स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इथाइलिन डाइमाइन होता है या फिर EDTA होता है, ये तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही रीड कर लिया था। और आल्सो बेसिक करेक्टर ऑफ द लिगेंड। ठीक है, बेसिक करेक्टर ऑफ द लिगेंड, अगर लिगेंड का बेसिक करेक्टर हाई होगा, ठीक है, तो उतना ही स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे कि CN का होता है या फिर अमोनिया का होता है, इन सभी का बेसिक करेक्टर काफ़ी हाई होता है, इसीलिए इनके कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल बनते हैं। और आल्सो लिगेंड पर भी अगर यहाँ पर हाई चार्ज होगा, साइज छोटा होगा, तो भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल बन जाएंगे। तो ये थी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चिलेशन होगी तो ज़्यादा स्टेबल, बेसिक करेक्टर लिगेंड का यहाँ पर ज़्यादा होगा तो भी कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल बनेगा। और सेंट्रल मेटल आयन जो है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसका साइज हो छोटा और उस पर चार्ज हो हाई तो भी स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर log बीटा एज ए मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड द ए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, तो वो भी आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन से हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो
तो इसके साथ आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा कवर। तो इसके साथ आपको जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस आपकी बुक्स में दी होंगी, उनकी एक इम्पोर्टेंस दी होगी चैप्टर के एंड में, वो आप सभी को खुद रीड आउट करनी है। प्लीज़ उसे ज़रूर रीड कर लें, उसके साथ आपका ये कंप्लीट यूनिट हो जाएगा ख़त्म। तो इस चैप्टर की बाकी सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।